हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 साइंस की हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो ब्रह्मांड है, तो जो अंतरिक्ष वाला टॉपिक रहता है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो अंतरिक्ष से आपके पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और वर्ग 3 में तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे। एक एक शिफ्ट में 8-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी नहीं पूछते, यदि तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो आज अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी 12 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 से बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और आपको ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते, तारे क्या होते, आपके धूमकेतु, उल्का, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अंतरिक्ष के बारे में। ठीक, तो ये अंतरिक्ष आखिर होता क्या है, स्पेस जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अंतरिक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है फैक्ट के रूप में कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब सबसे पहले एक यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है इनकॉस्पर। ये क्या कहलाता है? तो इसका यदि फुल फॉर्म पूछ लें तो याद रखिए, इनकॉस्पर का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, अर्थात राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो जब हमारा जो क्या बोलते हैं इसरो है, इससे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले आपकी जो संस्था हुआ करती थी, जो समिति हुआ करती थी, वो थी इनकॉस्पर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। पिछली बार वर्ग 3 में पूछा गया था, फर्स्ट ही पेपर जब हुआ था उसमें ही, कि इनकॉस्पर का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, हिंदी में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो इसका गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आपका कि जो भारतीय अंतरिक्ष है हमारा, उसके जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो विक्रम साराभाई वहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो क्या है कि जो आपका इनकॉस्पर है, इसकी जो गठन है वो 1962 में किसके द्वारा? तो विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया और इसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। तो एक तो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग होता है और एक परमाणु ऊर्जा आयोग होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इनकॉस्पर ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया था डायरेक्टली कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकॉस्पर ने कार्य करना शुरू किया था। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग की यदि स्थापना आपसे पूछ ले तो याद रखिए 3 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे पहली जो आपकी अंतरिक्ष समिति बनाई गई थी वो थी इनकॉस्पर, फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है, और इसका जो गठन है 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसने कार्य करना प्रारंभ किया और परमाणु ऊर्जा विभाग का जो स्थापना है वो कब होती है? तो 3 अगस्त 1954 को होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इसरो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन ही बनता है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसका पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। पहले यह एक समिति होती थी, लेकिन इसका 15 अगस्त 1969 को क्या किया गया? पुनर्गठन, और इसका नाम कर दिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछता है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। आदर्श वाक्य क्या है हमारे इसरो का? जैसे हर चीज़ का एक आदर्श वाक्य होता है, जैसे चिपको आंदोलन का था, क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। तो उसी तरह से हमारा जो इसरो है, इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 1 जून सन 1972 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कब
1 जून 1972 में जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए, संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखिए, एक अंतरिक्ष आयोग था और एक अंतरिक्ष विभाग, इन दोनों की स्थापना की गई। तो आपसे पूछेगा कि इसरो किसके अंतर्गत या किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो याद रखिए अंतरिक्ष विभाग की, ना कि अंतरिक्ष आयोग की। ठीक है, तो जो इसरो है वो किसके अंतर्गत या किसके नियंत्रण में रखा गया है, तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया है। और इन दोनों की ही स्थापना कब होती है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1 जून 1972 में। अब है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो तिरुवनंतपुरम, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय प्रमोचन केंद्र टर्ल्स में हुआ है। ठीक है, तो TERLS टर्ल्स इसे कहते हैं। तो यहाँ से हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो इतनी ये आपको चीज़ें याद रखनी है इसरो के बारे में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा इसरो है इसकी स्थापना तो हो जाती है, फिर इसके अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछ लें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किसके समय में क्या कार्य हुआ, मंगलयान किसके समय में भेजा गया, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इसरो के जो अध्यक्ष हैं इनकी सूची है। तो पहले अध्यक्ष जब हमारे इसरो की स्थापना होती है तो बनाए गए थे विक्रम साराभाई। ठीक है, ये कब से कब तक रहे, तो इनका टाइम काल भी आपको याद रखना है, 1963 से 1972 तक। और यदि आपसे पिछली बार वर्ग 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष है इसको मानचित्र पर स्थान दिलाने वाले भारतीय अंतरिक्ष कौन थे, तो वो थे अंतरिक्ष यात्री, मतलब अंतरिक्ष यात्री नहीं कहेंगे, अंतरिक्षकर्ता कहेंगे, तो वो थे विक्रम साराभाई। दूसरे जो आपके इसरो के अध्यक्ष थे वो थे MGK मेनन। तीसरे थे सतीश धवन। ये कब से कब तक रहे, तो 1972 से 1984 तक रहे। और क्वेश्चन वर्ग 3 में ये भी पूछा गया था कि भारतीय रॉकेट विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉकेट विज्ञान के जनक सतीश धवन ही हैं। चौथे अध्यक्ष रामचंद्र राव हैं। ठीक है, प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट, हमारा ये सभी को पता है कि हमारे भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा भेजा गया था, आर्यभट्ट। तो इसको डिजाइन करने में पूछ लेगा आपसे कि इसरो के किस अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो रामचंद्र राव हो जाते हैं। पांचवें अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन। छठवें अध्यक्ष माधवन नायर जो 2003 से 2009 तक रहे। और हमारा भारत का जो पहला यान भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट, वो किसके समय में भेजा गया था, माधवन नायर की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, पूछेगा चंद्रयान फर्स्ट किसके समय में भेजा गया, तो माधवन नायर की। अगले अध्यक्ष थे 7वें नंबर के राधाकृष्णन, 8वें नंबर के शैलेश नायक, 9वें थे S किरण कुमार और 10वें हैं वर्तमान में के सिवान। ठीक है, कैलाश बादू भी इनका सिवान पूरा नाम है और ये जनवरी 2018 से बने हुए हैं। ठीक है, तो पूछ ले कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है, किसके, इसरो के अध्यक्ष। 2019 में डॉक्टर APJ कलाम अवार्ड तमिलनाडु सरकार के द्वारा किसे दिया गया है, तो आपके के सिवान को दिया गया है। पूरा नाम है कैलाश बादीबू सिवान। अब देखते हैं प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। तो आपके कुछ अंतरिक्ष केंद्र हैं, 6 अंतरिक्ष केंद्र जो जहाँ से आपके जो प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्र होते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ, तो पहला आपका जो अंतरिक्ष केंद्र है वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC जिसे कहते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब पूछ ले आपसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरल। सॉरी, वहाँ पर हमने उड़ीसा बता दिया, वो गलत होगा, आपका तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य है, यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान, मतलब पूछेगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्यों बनाया गया, इसका कार्य क्या है, किसके लिए निर्मित किया गया, तो यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान जो आपके SLV होता है, ASLV PSLV, तो अभी बस ये इतना याद रखिए कि प्रक्षेपण यान, बाद में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने, मतलब इनको बनाने में और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका प्रमुख कार्य यदि पूछ ले तो क्या है कि इसका प्रमुख कार्य है रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान जो होते हैं उसको विकसित करना, उसको सही तरीके से निर्मित करना और उनका क्रियान्वयन करना इसका कार्य होता है।
और अभी तक सभी प्रक्षेपण यान जो है आपके SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV को किस केंद्र से विकसित किया गया है? तो विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल से ही इनको विकसित किया गया है। अब आपसे पूछता है कि जो आपका ASLV है इसके द्वारा कौन से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, कितना इनका वेट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बस अभी याद रखिए कि जो प्रक्षेपण यान है इनका विकास और क्रियान्वयन किस केंद्र पर होता है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल के द्वारा। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? आपका बेंगलुरु में है। इसरो जो रिसर्च सेंटर है आपका, ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इस केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो आपके उपग्रह हैं उन परियोजनाओं को डिजाइन करना, उनका निर्माण करना, परीक्षण और प्रबंध कार्य, तो यहाँ उपग्रह परियोजनाओं के संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो ये है आपका इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है आपका? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य है इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर, ये पिछली बार वर्ग 3 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में, कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? तो पुलिकट झील के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में जो पड़ती है, इसमें इस केंद्र की शाखाएं हैं। और इसका प्रमुख कार्य है द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण करना। जो द्रव ईंधन से रॉकेट चलते हैं उनका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो द्रव नोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। इसका केंद्र बालानगर है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का, जो उपग्रह से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की होती है। अब नेक्स्ट है आपका किस देश की एजेंसी को क्या कहते हैं? वर्ग 3 में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। जैसे कह दिया कि हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो इसरो है, ठीक है। इसके बाद पूछ ले कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? तो नासा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले ली है हमने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, तो हमने जब आपका ब्रह्मांड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे आपके जो यान भेजे जाते थे तो हम कहते थे नासा के माध्यम से भेजा गया था। तो अब आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि नासा क्या है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी को क्या कहते हैं? नासा। नासा का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और यह पहला स्पेस, इसके द्वारा जो स्पेस मिशन भेजा गया था वो था प्लूटो, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? तो रिकॉस्मोस है। इसका फुल फॉर्म है द रिकॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़, ठीक है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को होती है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की अंतरिक्ष एजेंसी है यूएस का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। स्थापना इसकी 13 मार्च 2010 को होती है। नेक्स्ट है चीन की अंतरिक्ष एजेंसी, तो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA। इसका फुल फॉर्म है चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगली है पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? पाकिस्तान की है। सुप्रीको जिसे कहते हैं, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। तो ये जो 7 एजेंसियां हैं यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। पिछली बार भी वर्ग 3 में यहीं से क्वेश्चन हुए थे, रिपीटेड भी हुए थे कुछ शिफ्टों में और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो कहाँ की स्पेस एजेंसी क्या होती है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं पृथ्वी की कक्षाएं। तो ये पृथ्वी की क्या कक्षाएं होती हैं? कभी भी यदि कोई यान यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो वो किस कक्षा में, कितने वेट के जो उपग्रह हैं या ग्रह हैं उनको कहाँ से, मतलब किस तरीके से लॉन्च किया जाता है। तो पिछली बार तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्न भूकक्षा की जो ऊंचाई है कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की 3 कक्षाएं होती हैं। पहली होती है निम्न भूकक्षा, दूसरी होती है मध्य भूकक्षा और तीसरी होती है उच्च भूकक्षा। तो निम्न भूकक्षा क्या होती है? जो पृथ्वी से 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को निम्न पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। फिर होती है मध्य भूकक्षा, तो 2000 से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य भूकक्षा कहते हैं पृथ्वी की। और उच्च भूकक्षा में 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई का क्षेत्र आ जाता है।
तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे आपका जो प्रक्षेपण यान होते हैं PSLV GSLV, तो जैसे कहेगा कि PSLV के माध्यम से यदि कोई यान लॉन्च किया जाता है तो वो किस कक्षा में स्थापित होगा। तो PSLV छोटे होते हैं, मतलब छोटे वजन वाले जो यान होते हैं उनको भेजने का कार्य करते हैं, तो वो निम्न भू कक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर एक आपका होता है GSLV और PSLV और एक SLV होता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होता है वो GSLV होता है और उसको उच्च भू कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रक्षेपण यान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो सबसे पहला आपका जो प्रक्षेपण यान है SLV-3 है। इसका फुल फॉर्म पूछ ले यदि आपसे, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा था। तो आपसे पूछेगा कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो वो SLV है, क्योंकि इसी से जो भारत है उसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना पहला प्रयास शुरू किया था। SLV-3 एक 4 चरणों वाला, तो ये भी पूछता है, पिछली बार भी क्वेश्चन बना था कि जो SLV-3 है वो कितने चरणों वाला मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो ये 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का है उपग्रह प्रक्षेपण यान है और यह 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करता है। तो आपको बता दें कि जो आपका SLV है, निचली कक्षा का मतलब है निम्न भू कक्षा। ठीक है, तो यही है, इसका वेट पूछा गया था वर्ग 3 में कि SLV-3 का वेट कितना होता है, तो 40 किलोग्राम। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक एक फैक्ट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का पहला प्रक्षेपण यान है, साधारण क्षमता का है और यह 40 किलोग्राम भार वर्ग के जो उपग्रह होते हैं उनको पृथ्वी की निचली कक्षा यानी निम्न भू कक्षा में स्थापित करता है। और इसका हमने अभी पढ़ लिया कि कितना ऊंचाई होती है, तो 160 से 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, अब दूसरा आपका प्रक्षेपण यान है ASLV, फुल फॉर्म है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह वास्तव में SLV-3 का संवर्धित रूप है, मतलब SLV-3 को ही और अच्छे तरीके से विकसित करके और नया जो प्रक्षेपण यान बनाया गया था वो ASLV था। तो पूछेगा कि ASLV किसका संवर्धित रूप है, तो आपके SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का संवर्धित रूप है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसका वेट यदि आपसे पूछ ले तो याद रखिए, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल फैक्ट वही लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन उठ करके बनते हैं। ठीक है, तो इसे 108 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा, मतलब SLV हो गया आपका और आपका ASLV हो गया, ये दोनों ही कहाँ पर पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करते हैं और 5 चरणों वाला संबंधित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो पहला आपका SLV कितना था, तो SLV था आपका 4 चरणों वाला और ये कितना 5 चरणों वाला है। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, तो आपकी जो पृथ्वी की कक्षा है निम्न भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेपण यान PSLV, इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका वेट पूछा गया था वर्ग 3 में, 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकाली कक्षा जियो सिंक्रोनस जिसे कहते हैं में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV को विकसित किया गया। तो अब आपसे पूछेगा कि जो ध्रुवीय प्रक्षेपण यान होते हैं उनको किस कक्षा में स्थापित किया जाता है, तो आपकी जो मध्यम कक्षा होती है उसमें इसको स्थापित किया जाता है। और PSLV आपका 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह यान है जिसकी प्रथम और तीसरे चरण में, मतलब 4 चरण है तो इसके पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक का और दूसरे और चौथे चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। तो ए आपका कहाँ पर पृथ्वी की मध्यम कक्षा में स्थापित किया जाता है। वेट ए दिया गया है 1200 किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को। अब नेक्स्ट है आपका GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह एक शक्तिशाली और 3 चरणों वाला भूतुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो भूतुल्यकाली का मतलब है कि पृथ्वी की सबसे जो उच्च कक्षा होती है जिसका जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर तक, मतलब इसका जो वेट है GSLV बड़े बड़े उपग्रहों को क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। तो प्रथम चरण के लिए इसमें ठोस, दूसरे में द्रव और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग इसमें किया जाता है। तो याद रखेंगे कि किस उपग्रह को प्रक्षेपण यान का फुल फॉर्म क्या है, वेट कितना होता है और किस कक्षा में इनको स्थापित किया जाता है। यहाँ से वर्ग 3 में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख भारतीय उपग्रह। जैसे पूछ लेगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, कब भेजा गया। ठीक है,
और किस आपके प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजा गया, तो याद रखेंगे भारत का पहला उपग्रह है आपका आर्यभट्ट, और यह हमारी स्वदेश यानी भारत की तकनीक से निर्मित किया गया प्रथम भारतीय उपग्रह। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे भारत का, एक तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो गया, और क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम स्वदेशी तरीके से निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो वो भी आपका आर्यभट्ट, मतलब देश में ही ये बनाया गया था। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया, तो 19 अप्रैल 1975 में। कहाँ से, तो पूर्व सोवियत संघ रूस जो है इसके बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान। तो याद रखेंगे एक एक क्वेश्चन यहाँ से उठ करके आएगा आपका। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया, 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से, तो पूर्व सोवियत संघ से। किस केंद्र से, तो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ का है ये, पूर्व सोवियत संघ का है। किस प्रक्षेपण यान, जैसे हमारे प्रक्षेपण यान SLV है, PSLV है, GSLV, अब आप समझ चुके होंगे, तो उसी तरह से आपके पूर्व सोवियत संघ का जो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र है इसका एक प्रक्षेपण यान है एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान। इसके द्वारा आर्यभट्ट को भेजा गया था, और इसका वजन पूछ ले 360 किलोग्राम इसका वजन था। ठीक है, अब दूसरा उपग्रह पूछ ले आपसे कि भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था, तो वो भास्कर फर्स्ट था, और भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 में ये भी कहाँ से भेजा गया था, वही पूर्व सोवियत संघ बैकानूर केंद्र एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान के द्वारा ही भेजा गया था। और इसमें इसने जो भास्कर फर्स्ट था इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया था। फिर इसके ही कार्य बंद करने के दौरान आपका भास्कर सेकंड भेजा जाता है, और भास्कर सेकंड जो है ये भास्कर फर्स्ट का संशोधित प्रतिरूप माना जाता है, और इसको भी वही रूसी प्रक्षेपण केंद्र से एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान के द्वारा कब भेजा जाता है, तो 20 नवंबर 1981 को। ये डेटें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भास्कर फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया, सेकेंड किसका संवर्धित रूप है, इसे कब भेजा गया, तो याद रखेंगे आप। अब रोहिणी श्रृंखला आती है, इसमें 4 उपग्रह होते हैं। तो रोहिणी श्रृंखला में इसका वजन पूछा गया था वर्ग 3 में, कितना है, तो 35 किलोग्राम था। अब याद रखेंगे कि उपग्रह भारत का भारतीय प्रक्षेपण केंद्र और भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया। तो आपको बता दें कि ये पहला उपग्रह माना जाएगा जो हमारी भारत के प्रक्षेपण यान है SLV, जो आपका पहला प्रक्षेपण यान हमने पढ़ा था, इसी से भारत ने अंतरिक्ष में कदम रखा हुआ था। तो पूछेगा कि भारत में निर्मित प्रथम प्रक्षेपण यान SLV के द्वारा किस आपके उपग्रह को लॉन्च किया गया था, तो वो रोहिणी श्रृंखला थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठ करके आएगा यहाँ से कि वह कौन सा उपग्रह है भारत का जो भारतीय प्रक्षेपण केंद्र, हमारा भारतीय प्रक्षेपण केंद्र जो है भारतीय भूमि से, मतलब सब कुछ यहाँ भारत से ही संपन्न हुआ था, भारत का ही आपका प्रक्षेपण यान था, और ये रोहिणी श्रृंखला का उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट है रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो आपका है, यहाँ से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। तो जो SLV है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आपकी पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाता है, तो इसके द्वारा ही रोहिणी को भेजा गया था। और इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत के प्रथम प्रक्षेपण यान का परीक्षण करना इसका उद्देश्य बनाया गया था। मतलब SLV सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए ही आपके इस इस यान को मतलब आपका भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य हो गया इसका परीक्षण। इस अभियान का प्रथम और तृतीय प्रौद्योगिकी परीक्षण असफल, मतलब 4 इसमें भेजे गए थे उपग्रह। तो इसमें क्या था कि जो पहला था और तीसरा जो उपग्रह था वो क्या रहा था, असफल रहा था। और इस अभियान के दूसरे प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-1, याद रखना 18 जुलाई 1980 में श्रीहरिकोटा से SLV-3 के द्वारा सफलतापूर्वक, तो पूछेगा कि रोहिणी श्रृंखला का सफलतापूर्वक उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, तो वो दूसरा था। ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा तो असफल हो गया था, और यहीं से आपके SLV का सफल परीक्षण प्राप्त होता है भारत को। तो इस प्रकार रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बन जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये बनेगा, भले ही असफल रहा लेकिन जो दूसरा था वो सफल रहा था। ठीक है, और कब भेजा गया था, 18 जुलाई 1980 को। इसके बाद आपका बन जाता है एप्पल से। ये क्या होता है, तो भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है, तो एप्पल। पूरा नाम क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोइड
एक्सपेरिमेंट्स इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रक्षेपण 19 जून 1981 को कोरू अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना में है, इसकी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन 4 से किया गया था। एक एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। एप्पल से प्राप्त संचार संबंधी तकनीकी से ही इनसैट जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है इसका विकास माना जाता है। तो पूछेगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का विकास किससे माना जाता है, इनसैट का विकास किससे माना जाता है, तो एप्पल से माना जाता है। नेक्स्ट इनसैट। अब ये इनसैट होती क्या है, तो ये याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। ये क्या है, तो यह एक बहुउद्देशीय मतलब कई उद्देश्यों को लेकर के निर्मित की गई है। तो इसमें क्या क्या होता है, कई उद्देश्य क्या है, तो दूरसंचार संबंधी सेवाएं इससे प्राप्त होती हैं, मौसम संबंधी जानकारी, आकाशवाणी, भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में इसका उपयोग किया जाता है इनसैट का। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इसके बहुउद्देश्य क्या क्या है, इनसैट 2A भारत में निर्मित पहला इनसैट उपग्रह था, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है IRS, ये क्या होता है, तो फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए IRS का विकास किया गया। भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट A था। विश्व का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट फर्स्ट है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप ये मतलब समझते हुए चलेंगे या फिर नोट कर लें। नेक्स्ट है मैटसैट। मैटसैट क्या होता है, तो इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 PSLV C4, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता लग चुका होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो ये भी आपको बता दिया है। इसके माध्यम से देश की पहली मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसैट को भू स्थैतिक कक्षा, तो जब हम भू स्थैतिक कक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सी कक्षा होती है, तो ये आपको पता होगा, ये आपकी जियो सिंक्रोनस कक्षा होती है। इसमें सफलतापूर्वक ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि PSLV को तो आपकी मध्यम कक्षा में स्थापित किया जाता है, फिर आप यहाँ पर भू स्थैतिक कक्षा का मतलब क्या है, तो ये पहला ऐसा उपग्रह माना जाता है कि जो मतलब वजन कम होते हुए भी पृथ्वी की उच्च भू कक्षा में स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन निकल करके आता है। नेक्स्ट है एजुसेट। एजुसेट से आपका क्वेश्चन वर्ग 2 में पूछा गया था पिछली बार। 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया के पहले उपग्रह, तो पूछेगा कि शिक्षा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो एजुसेट लॉन्च किया गया था। अब ये भू स्थैतिक कक्षा में ही स्वदेशी निर्मित भू समस्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण यान किसके द्वारा, तो GSLV। तो जैसे ही GSLV का नाम आता है आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये आपकी कौन सी कक्षा होगी, उच्च भू कक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया था, GSLV F01 की सहायता से स्थापित किया गया और लॉन्च कब किया गया था, 20 सितंबर 2004 को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे आपके मंगलयान के बारे में, इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बच गए हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक दिया है उसको हम शुरू कर लेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट्स में प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।